निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं 94 के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह सर और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार के महासचिव डॉक्टर विनय कुमार जी। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं हम राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विनय सर, आपका भी स्वागत है हिंदी क्लब में। थैंक यू। और सबसे पहले हम विनय सर आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे में आज जो कोर्ट में हुआ, जो भी अपडेट है कोर्ट में, वो हमें बताइए कि आज क्या क्या कोर्ट में हुआ। कोर्ट में जैसा कि आपको मालूम है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप जाइए। फ्राइडे को सुनवाई हुई थी और उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से मांग रखा था कि हमारा जो 4% आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण विकलांगों का, उसमें 1% दृष्टि दिव्यांगों का भी है जो आंख से नहीं देख सकते हैं। वो आरक्षण निश्चित रूप से हमको मिले। और इस संदर्भ में सरकार का ये कहना था कि हमने इनको आरक्षण दिया है जातिवार, जैसे कि कहीं लिख दिया SPF और बगल में डाल दिया दृष्टि बाधित। तो ये आप किसी भी संविधान में या भारत के संविधान में कम से कम ये व्यवस्था नहीं है कि आप आरक्षण में आरक्षण दे सकते हैं। कोर्ट ने उनसे यही कहा था और कोर्ट ने ये कहा था कि आप हम लोगों का ये प्रपोजल था, सरकार ने कहा था कि भाई रोस्टर पूरा बनाने में हमको बहुत समय लगेगा, पूरी वैकेंसी को अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूसरा विकल्प हम लोगों ने दिया था क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नियुक्ति हर हाल में हो। अच्छी बात। क्योंकि आप एक बात समझिए, दृष्टि बाधितों को कहीं सामान्य लोगों से अधिक समस्या है। सही बात। तो हमने दूसरा विकल्प दिया कि भाई 1% जो मेरा सीट या 4% जो सीट है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रोस्टर बदलने में आपको ब्लॉक तक जाना पड़ेगा, लेकिन रोस्टर का इकाई जो है वो जिला है। तो इस आधार पर आप जिला में आवेदन मंगवा लीजिए 15 दिन, और उसमें भी ऑनलाइन भी आप लेना चाहें तो ले लीजिए। 15 दिन का अप्लाई का टाइम दे दीजिए और उसके बाद आप सबके साथ ज्वाइनिंग करवा दीजिए। सरकार का कहना था कि इनका 4% काट दो और बाकी पर ज्वाइनिंग का आदेश, नियुक्ति का आदेश दे दिया जाए। हमारा कहना था कि भाई जब हमारा याचिका 1 साल से है, तब तो आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, कोई इस पर विचार विमर्श नहीं किया। केवल विकलांगों का बच जाएगा तो आप कितना सीरियस होकर काम कर पाएंगे, इसमें हमको संदेह है। लेकिन फिर भी आप अंडरटेकिंग दीजिए कि 2 दिन में हम इनका दोबारा वैकेंसी निकाल देंगे, जितना सीट है उसके अगेंस्ट ये अंडरटेकिंग कोर्ट को दे दीजिए और 1 महीने में ज्वाइनिंग करवा देंगे। इस पर एजी महोदय ने समय लिया था आज का, लेकिन आज भी सरकार का यही रुख कायम रहा कि सरकार इससे सहमत नहीं है। हमने जैसे वैकेंसी निकाला है वैसे ही हम इसमें नियुक्ति करना चाहते हैं। इस पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार रुंगटा जी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप हम तो आपके इस विकल्प को मान रहे हैं कि अलग से ज्वाइनिंग हो, लेकिन सबके साथ हो। ये हमारा एकमात्र मांग है कि सबके साथ जितना हमारा आरक्षण है उसके अगेंस्ट में स्वतंत्र आरक्षण, जैसे क्षैतिज आरक्षण का जो नियम है उसके आधार पर बना के दे दिया जाए। और सरकार इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है और बृहस्पतिवार को फिर डेट पड़ा है 3 तारीख को, इसको आपको मालूम है। तो बृहस्पतिवार को 3 तारीख को डेट पड़ा है, तो आज क्या मुख्य रूप से कोर्ट में कुछ हुआ नहीं? नहीं, बस इसी बात पर सरकार अड़ी रही। फिर हम लोगों ने सैटरडे को ही एफिडेविट फाइल कर दिया था। हमारी जो समस्या थी उससे संबंधित। एजी महोदय ने कहा कि मैंने इसको देखा ही नहीं है क्योंकि मेरा ऑफिस बंद था। आप मुझे बताइए कि फ्राइडे को सुनवाई हुई, सैटरडे को हमने एफिडेविट फाइल कर दिया ऑनलाइन वो घर में भी देख सकते थे। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने भी, जब मेरे पास तो टाइम नहीं ना था कि वर्किंग डे में हम फाइल करें, ऐसा समय तो बचा ही नहीं था। सैटरडे को कोर्ट बंद होता है, ऑफिस भी बंद होता है। तो एफिडेविट को उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, कि इनके एफिडेविट का आप जवाब दीजिए, मतलब पॉइंट वाइज। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने नहीं देखा है, इसलिए नया डेट मिल गया।
हाँ, तो इसलिए नहीं अपडेट मिल गया। और बृहस्पतिवार को दिन भर इसी मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने समय रखा है। अब देखिए सरकार की क्या तैयारी होती है, लेकिन हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि नियुक्ति हो जल्द से जल्द। राजेंद्र सर, हम चाहेंगे कि आप भी इस मुद्दे पे थोड़ा सा कुछ बोलें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और मैं बिहार के महासचिव महोदय माननीय विनय कुमार जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। और मैं या मेरा संगठन हमेशा प्रयास किया है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग ब्लाइंड फेडरेशन के विरोध में नहीं है और न ही हम 4% जो दिव्यांग है उनके विरोध में, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि इन लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे ये कहना है कि जो इन्होंने कहा कि जो कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, तो मैं भी, क्योंकि हम लोग भी लगातार 2-3 महीनों से रोस्टर पर काम हम लोग कर रहे हैं, हमारा कोर टीम भी काम कर रही है। और हम लोगों ने पूरे बिहार के 38 जिला का ही लगभग, मतलब 38 जिला में 1-2 जिला छोड़ के मान सकते हैं, तो हम लोग करीब रोस्टर एनालिसिस को देखा है। और उसमें हम लोगों ने जो कैसे बना है उस पर भी हम लोग काफी चर्चा किए हैं। और चर्चा करने के बाद में भी हम आपको, इसमें काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सरकार जो कैटेगरी वाइज उसमें नोट कर रही है, जैसे कैसे इन्होंने कहा कि URF इन्होंने कहा, तो ये जो देखिए नियम तो ये सही बोल रहे हैं कि ये जो भी दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग को कैटेगरी वाइज बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। उसमें जैसे मान लो कि ब्लाइंड वाले का या दृष्टि विकलांग का 1% है, ठीक है। 1% पर वो कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो BC हो, जनरल हो, EBC हो या महिला हो, पुरुष हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको 4% में वो कोई भी आ, लेकिन उस 1% में जो दृष्टि विकलांग है वो कोई भी आ सकता है, BC हो, वो मायने नहीं रखता है। और उस जातिगत आधार पर कैटेगरी वाइज नहीं किया जाता है। और यहाँ जो रोस्टर बना है, हम लोग भी काफी छानबीन हम लोगों ने किया है, इसमें मिस्टेक कहाँ हुआ है मैं बता रहा हूँ कि उसको कैटेगरी वाइज बांटा नहीं गया है। तो उसमें मिस्टेक कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, सरकार के द्वारा या नियोजन इकाई के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज को महाधिवक्ता महोदय रुंगटा साहब को नहीं समझा पाए और न ही मुख्य न्यायाधीश को समझा पाए। बात को समझ गए। मैं बता रहा हूँ उसमें जब क्या हुआ था, जब 100 का जो रोस्टर होता है, जब उस पर काम शुरू हुआ तो 27% जो है BC का है, तो BC को 27 से भागा दिया 100 में, तो 3.7 आता है, यानी कि लगभग 4 आता है। तो 4 का मतलब हुआ कि 1, 2, 3 चौथा, यानी कि एक से गिनती करने के बाद चौथा BC के चला गया, फिर 8वां जाएगा, फिर 12वां जाएगा, तो यानी 4 के इसी पर BC का कैटेगरी छट गया। फिर उसी तरह से जनरल का, BC, SC का, ST का, EBC का टोटल छट जाता है। और होता क्या है कि सब में से एक सीट जो है, इन लोग को 4 सीटें इन लोग को देना है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो इन लोगों ने सीट जो दे दिया, सीट तो 4 दे दिया, क्योंकि उसमें जो कैटेगरी वाइज लग गया है वो सीट उसमें चला जाता है। सुनिए ना सर, कैटेगरी वाइज नहीं हुआ है, उस समझ का फेरा मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ नियोजन इकाई से भी काफी भूल हुई है, मैं सारा चीज बता रहा हूँ। ऐसे इसमें हुआ कि BC का एगो चाहिए, जनरल का एगो सीट लिया गया, SC का लिया गया, EBC का लिया, जो भी सीट 4 गो उन लोग को दिया गया। इसमें क्या किया, ये गलती कहाँ हुआ है, इसको लिख दिया कि मैंने UR का 1, BC का 1 और EBC का M, नहीं समझे। ये जो लिखाया है ना, ये लिखाया है, उस जो नियोजन इकाई को ये समझ ही नहीं आया है। वो समझा कि इसको URF हमको इसको लेना है 1% में, लेकिन वो URF नहीं लेना है। उसमें ब्लाइंड पर दृष्टि विकलांग का कोई भी अप्लाई कर सकता है और उसकी आवेदन को इन लोगों को ले लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि रोस्टर बनाया कोई, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही मार्केबल बात बता रहा हूँ। जैसे रोस्टर बनाया कोई और, आवेदन लिया कोई और मेधा सूची बनाया कोई और, या 3 आदमी इसमें काम किया। रोस्टर बनाने वाला जो आदमी अगर काम किए हो रहता है तो उसमें लिखने की जरूरत तो नहीं थी उसको। 4 सीट जैसे सब में से ले लिया, सब आप जो जहाँ जनरल से लिए, यहाँ से लिए, वहां से लिए, 4 सीट दे देते, उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी।
और नियोजन इकाई के इन लोगों ने बताया कि नहीं बताया या उसको पता नहीं चल पाया, वो कह दिया कि नहीं हम यूआरएफ लेंगे, हम यूआरएफ है तो नहीं लेंगे, जाइए। ये बात सही भी है कि इन लोग के जो आवेदक उस सेंटर पर गए थे जमा करने, उनको आवेदन जो है नहीं लिया गया इस आधार पर कि आप जो है इस कैटेगरी में नहीं है तो आपको नहीं लिया, लेकिन कैटेगरी वाइज उनको नहीं लेना था, उनको देने में उनको ले लेना चाहिए आवेदन। वो तो केवल इंडिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज को कर दिया गया। लेकिन इस बात की भूल हुई है, सरकार से भी भूल हुई है और ये बात भूल हुई है नियोजन इकाई से भूल हुई है। अच्छा ठीक है, इकाई को चाहिए था उनका आवेदन ले लेना। ठीक है सर, पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आप भी बोलिएगा। तो नियोजन इकाई को चाहिए था कि जो भी 4% में जो भी हमारे भाई बंधु गए थे आवेदन देने, वहां पर उनकी आवेदन को ले लेना चाहिए था, उनको कैटेगरी वेज बता करके लौटाना नहीं चाहिए था। ये गलती हुई है नियोजन इकाई से और वो सब जगह नहीं हुई है, कुछ जिलों में हुई है। ऐसा नहीं कि सब जिला में ऐसा बात हुआ, जहाँ जहाँ जिसको जानकारी थी उन्होंने ले लिया है, क्योंकि इनका जो सीट है वो कैटेगरी वाइज नहीं है और ना इनके सीट पर कोई जा सकता है, न बीसी जा सकता है, न जनरल, इनका सीट अलग है, इन पर कोई नहीं जा। और ये चाहेंगे तो ये बीसी पर भी जा सकते हैं, ईबीसी पर भी जा सकते हैं, जनरल पर भी जा सकते हैं। इनको ये मिला है अधिकार, लेकिन वो उनके सीट पर कोई नहीं जा सकते। मैटर यही है सर, और इस मैटर को नहीं समझाया जा रहा है बलिया सभा कोर्ट में। ऐसा नहीं कि वो कैटेगरी बाद जिस जिला में नहीं लिया गया आवेदन उस जिला में आवेदन लेना चाहिए। और हम इनकी बात से सहमत है कि अगर सरकार कुछ दिन समय दे करके अगर आवेदन ले लेती है, फिर से जो जहाँ जहाँ जिला में दिक्कत हुई है वहाँ से फिर उसको रिवाइज करके उस चीजों को हटा दीजिए। बीसी युवा जो लिखे इसको हटाइए, इसको कोई जरूरत नहीं था लिखने का, और आप सीधे इनकी आवेदन जो है टाइम लेकर के ले लीजिए और ले करके आप बहाली को आगे बढ़ाइए। 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न है, उसमें ब्लाइंड फेडरेशन का जो भी दृष्टि विकलांग हो या अस्थि विकलांग हो या हियरिंग हो या मेंटल हो, सभी दिव्यांग भाइयों के साथ हम चाहते हैं कि बहाली साथ में होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहाली उन लोग को अलग हो, अब मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ अन्याय हो। मैं बिल्कुल ही स्पष्टवादी हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहाली इन लोग को भी हो और साथ में हो, और जो समस्या है सरकार समाधान इसको कर सकती है, इसको बीच के रास्ता निकाल करके सरकार को समाधान करना चाहिए। लेकिन अगर रिलीज वाली बात हो जाएगी तो उस अभ्यर्थियों के हित में अहित हो जाएगा। तो हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि इनकी जो डिमांड है उस पर विचार करते हुए और जो उचित है, जो कानून के अंतर्गत, जो प्रावधान के अंतर्गत उचित है, उसके अनुसार सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन पर जो है वो विचार करके इनके जो मांग है उस पर विचार करना चाहिए। ये मुझे कहना है। ये तो अच्छी बात है। और विनय सर कुछ कह रहे थे आप बीच में? हाँ, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो इम्प्लीमेंट होता है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय हम आपका लेंगे। नहीं, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और ये निष्पक्षता आयोग के न्यायालय में भी हम लोग गए थे तो वहाँ सुनवाई हुई थी, तो समझाया गया था सर, बहुत सारे डीडीओ थे, उनको मैं भी समझा रहा था, बहुत सारी बातें उनसे हुई थी, लेकिन उनका कहना था कि शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे। उसमें ये है कि स्लॉट वाइज ब्लाइंड हैंडीकैप को रिजर्वेशन देना है, जैसे कि 1 to 25 में एक सीट दृष्टि दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगा, ये होता है, ये बनेगा। और उसके बाद ब्लाइंड जितने भी एप्लीकेंट हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और इसमें जो ब्लाइंड भी आते हैं चाहे वो कोई भी किसी भी कैटेगरी को के हों, तो उस ब्लाइंड को आप सेलेक्ट कीजिए, और वो जिस कैटेगरी के हैं, जैसे कोई भी ब्लाइंड है तो किसी न किसी कैटेगरी का तो होगा, ये निश्चित है। तो जिस कैटेगरी का ब्लाइंड है उस कैटेगरी से सबसे न्यूनतम पर जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जनरल उस कैटेगरी के लोग का, व्यक्ति का, उनको उस लिस्ट से हटा के और जिस कैटेगरी का ब्लाइंड है वहां पर उसको ऐड कर देना। ब्लाइंड के लिए कोई पॉइंट निर्धारित करना ही नहीं है। और 1 to 25 में जब आप देखेंगे तो हर कैटेगरी का एक न एक सीट आता है। ये है इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ये है।
लेकिन सरकार, और चूंकि 100 पॉइंट तो किसी न किसी कैटेगरी से भरा है, राजेंद्र जी भी बताए कि किसी न किसी कैटेगरी के लिए वो आरक्षित है। तो यदि आप उसको माइनस कर देंगे, वहाँ ब्लाइंड केवल कर देंगे, तो वो तुरंत कोर्ट चला जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो यही है कि 1 to 25 में एक सीट ब्लाइंड के लिए आरक्षित होगा, और जिस कैटेगरी का वो ब्लाइंड है, जब उसका ब्लाइंड में पहले सिलेक्शन कर लीजिए, 10 ब्लाइंड है मान लीजिए, आपको एक ही सीट देना है। सपोज कीजिए कि 30 सीट है, आप एक ही सीट देंगे ना, तो जो ब्लाइंड मैरिड में आ रहा है और वो जिस कास्ट कैटेगरी से है, उस कैटेगरी के विरुद्ध उसको वहाँ एडजस्ट कर देना है। ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। ओके। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, इससे पहले भी जब बहाली हुआ है, ये तो बैकलॉग का है, यानी पुराना वैकेंसीज है उसी पे हो रहा है, तो पुराने में क्या हुआ था? इससे पहले जब भी बहाली हुआ है, 2012 से भी बहाली होता हुआ है। देखिए, 2012 में न ये संघ यहाँ बहुत सक्रिय था, और ब्लाइंड इतने उस समय हमारे रौंटा साहब के संपर्क में हम लोग बहुत नहीं होते थे। बाकी 13 में सुप्रीम कोर्ट का, और राज्यों में भी ऐसी अनियमितता हो रही थी, तो 2013 में एक ऑर्डर आया, उसमें स्पष्ट रूप से कैसे रोस्टर को इम्प्लीमेंट करना है इसका इंस्ट्रक्शन आया। वो हम लगाए हुए हैं PIL में। अच्छा, वो हॉरिजॉन्टल वाला है आपके पास? हाँ, वो लगाए हुए हैं PIL में, सब कुछ डाले हुए हैं। 1 साल से डाला हुआ है, सरकार ने इस पर कोई वर्क ही नहीं किया। उसकी सरकार की मंशा सीधी सी थी कि ब्लाइंड है भाई, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कहीं नहीं जाएगा, कि ये इसको नजरअंदाज करना है। तो 1 साल से PIL है। आप लोग राजेंद्र जी से भी मैं बताना चाहता हूँ कि 1 साल से PIL है। सारा सर्कुलर, कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ और हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, सब कुछ लगा हुआ है उसमें। लेकिन फिर भी सरकार ने उसको देखना भी जरूरी नहीं समझा। इसी का ये नतीजा है। नहीं तो 1 साल में सरकार चाहती थी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकती थी। अच्छा, अभी गवर्नमेंट जो है, आज का सुनवाई हुआ है, जब भी ऐसा क्या लग रहा है, क्या गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? अभी गवर्नमेंट कहती है कि जैसे हमने कर दिया है वैसे ही होगा, तो हम करेंगे। सरकार इसमें किसी तरह के परिवर्तन नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी बातों से तो हमेशा यही लग रहा है कि 4% हम दे रहे हैं। हाँ, 4% दे रहे हैं ना, वो हर जगह कहते हैं। वो तो आपको कहना ही पड़ेगा ना। जब RPWD एक्ट बना हुआ है, विकलांग अधिनियम बना हुआ है, वो तो सरकार को बोलना पड़ेगा मौखिक रूप में। लेकिन निष्पक्ष आयुक्त की अदालत का भी आदेश मिला था, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हम बहुत मजबूर हो गए, तभी कोर्ट गए हैं। नहीं तो हम, और आज भी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है संघ की या आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी जो हमारे रौंटा साहब हैं, उनकी की वैकेंसी रुके। उन्होंने तो कोर्ट में साफ साफ कहा है कि भाई हमको इतना सीट पर बहाली छोड़िए ना, ये सब रोस्टर मत सुधारिए अभी, बाद में लेकिन सुधार लीजिएगा। अभी केवल ये सुनिश्चित कर दीजिए, कोर्ट में अंडरटेकिंग दीजिए कि जितना हमारा सीट है उस पर हम नियुक्ति कर देंगे, अलग से आवेदन लेके तुरंत एक डेट दे दीजिए। उसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो तो 5,000 सीट तो भी अलग करने के लिए बात कह रही थी। तो अलग कर देगी, तो फिर अलग करने के बाद 1 साल से लगा हुआ है PIL, तब तो इन्होंने नहीं किया। केवल 5 केवल विकलांग बच मतलब जाएगा। उसमें कोई डेट वगैरह को देंगे ना वो कि ये कब नहीं, वही तो नहीं तैयार है ना। वो तो रौंटा साहब बोले ही, हाँ, क्या 5,000 जो सीट दे रहे हैं कब कीजिएगा, ये तो देना होगा। कितना दिन में आप कर सकते हैं? तो नहीं, हम कोई टाइम नहीं देंगे। ये नॉर्मली जो बहाली होता है वो तो इतना लंबा प्रोसेस है। जब छोटे कुछ लोगों का करना होगा तब तो और दिक्कत होगा। बात तो है कि नहीं? तो बस यही तो हम लोग बोले कि अंडरटेकिंग कोर्ट में दे दीजिए, और उसके बाद हम याचिका भी वापस लेंगे। इतना तक हम लोग पेशकश किए हैं, लेकिन सरकार एकदम अडिग है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही मानना होगा, नहीं तो हम नहीं, सरकार तैयार नहीं। मतलब सरकार ने जो रोस्टर बना दिया है वही मान रहा अभी तक, ये वो ठीक है। हाँ, सरकार का यही कहना है कि हम इसमें कोई किसी को अधिकार देने के लिए, कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो यहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे। यदि यहाँ सरकार, वैसे न्यायालय पर हम सबका पूरा भरोसा है। नहीं, वो जो भी होगा वो फाइनल होगा और अच्छे तरीके से होगा, नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं। और क्या लग रहा है जो आगामी 3 जून है, आगामी जो सुनवाई है, उसमें क्या लग रहा है, क्या कुछ होने की संभावना है? यानी कुछ हो सकता है कि फिर से डेट मिलने की संभावना है? नहीं, होना तो चाहिए, क्योंकि 3 तारीख का जो डेट है, मैंने पहले भी बताया कि दिन भर चीफ जस्टिस महोदय ने कहा भी है
कि आप पूरी तैयारी से आए, इनके एफिडेविट के पॉइंट वाइज जवाब दें और दिन भर इस पर सुनवाई होगी और कोई केस नहीं लिया जाएगा। अच्छा, उसमें क्या क्या पॉइंट रखा गया आप लोगों की तरफ से? हम लोगों ने सब कुछ जो रोस्टर का सिस्टम है वो सब बताया गया है और जो विकल्प हो सकता है सब कुछ हमने दिखाया है। यानी अगर 5000 सीट भी देते हैं, अगर वो बताते हैं कि हाँ इस समय हम कर देंगे, तो वो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, अंडरटेकिंग देना होगा। हाँ, अंडरटेकिंग देना होगा। अब ये नहीं कि इस समय कर देंगे तो 2-4 महीने का नहीं, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, वैसे 2 दिन का हम लोगों ने समय दिया था उनको कि 2-3 दिन में आप निकाल दीजिए और हम लोग फॉर्म भर लें जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर इस बार केवल जितना सीट हमारा, हालांकि कैंडिडेट हमारे शायद उतने हो भी नहीं, लेकिन सरकार एकदम अडिग है कि नहीं भाई हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आप राजेंद्र जी से भी हम पूछना चाहेंगे, क्या ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि ब्लाइंड बेरोजगार रह जाए और लोगों को मिल तो जाए लेकिन ब्लाइंड बेचारा रोड पर भटकता रह जाए? ऐसा तो हमको लगता है कि कोई भी जो संवेदनशील व्यक्ति है वो ऐसा नहीं। हम देखिए इसलिए बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग रोड पर घूमिए, सबको अधिकार है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जो डिमांड होती है वो सारी डिमांड पूरी नहीं करती है सरकार, लेकिन अगर इसका पूरी नहीं होती है सर बोल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो डिमांड आपका है और उसमें सरकार भी एक कदम आगे बढ़े और आप लोग भी एक कदम आगे बढ़िए और बीच का रास्ता ऐसा निकले कि जिससे आपको भी नुकसान नहीं हो, सरकार को भी दिक्कत नहीं हो, अन्य अभ्यर्थी को भी उसके चलते दिक्कत नहीं हो, तो उस तरफ से रास्ता निकाल करके अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो हमें लगता है कि समाधान हो जाएगा। और सरकार को भी अपनी जो जिद पर अड़ी हुई है या सरकार जो मतलब कह रही है कि नहीं हम जो कर दिए, तो उनको भी इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिद से कोई काम नहीं होता है। जब दोनों तरफ से कुछ आपस में बातचीत तो सरकार होती है, को 2-3 विकल्प दिया। हाँ, तो ये चीज हम कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा आप लोग भी नॉर्मलाइज होइए। हम लोग भी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी थोड़ा सा आगे बढ़िए और जो उचित है इन लोगों का हक है जो उसको भी आप लोग समाधान करके बीच का रास्ता निकालिए, ताकि सबके जीवन का प्रश्न है। नहीं बिल्कुल, उसमें हमारे ब्लाइंड वाले जो भी भाई है उनका भी जीवन का प्रश्न है, सामान्य अभ्यर्थी को भी है, दिव्यांग को भी है, सबको जीवन का प्रश्न है। तो थोड़ा सा इसमें सरकार को भी सहानुभूति पूर्वक विचार करनी चाहिए। और एक चीज और है सर कि हम ये कहना चाह रहे थे कि इस समय ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी आवेदन लेने की, या उसके आवेदन लेने से पहले जो इसका नोटिफिकेशन आया था, तो रोस्टर तो उस समय बना होगा, रोस्टर तो आवेदन लेने से पहले बना होगा, जो बना होगा उसी रोस्टर के आधार पर आवेदन लिया गया। तो उस समय इन लोग के द्वारा भी थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। उस समय इन लोग नहीं, देखिए मैं तो करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए। हमने संघ की ओर से पहले, देखिए एक बार में मैंने कहा आपको पहले ही कि अंतिम विकल्प के रूप में हमने कोर्ट को अपनाया। पहले पत्राचार किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के पास, उससे नहीं हुआ तो सीसीपीडी होता है, डिसेबिलिटी कमिश्नर, प्रत्येक राज्य में उनका भी एक अदालत होता है जिसको कि सिविल कोर्ट के बराबर का अधिकार प्राप्त है। उस कोर्ट में हमने इस मामले को डाला हम लोगों ने, वहां से भी फैसला आया कि नहीं, आप जो हमने कहा कि 1 to 25 वाला सिस्टम, उस सिस्टम से रोस्टर दीजिए। और मान लेती यदि उस समय तो उस बात को, तब तो हमको कोर्ट जाने की आवश्यकता, मतलब अचानक तो आप पहली बार में कोर्ट नहीं चले जाएंगे ना। यानी जब स्टार्टिंग में जब भी रोस्टर बना था उस समय आप लोगों ने इस पे वर्कआउट किया था? बिल्कुल, पत्राचार भी किया, फिर सीधे वो निष्पक्षता उसके अदालत में भी डाला, उसका ऑर्डर भी आया, लेकिन इन लोगों ने कहीं भी उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया। 1 साल से याचिका है, इस पर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बदले उन्होंने नोटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, तब हमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करना पड़ गया। अड़ियल रवैया है ना, सरकार का जिद है। अच्छा सर, जो भी है ये वो तो ठीक है, लेकिन इसमें समय भी किल हो रहा है। मान लीजिए ये पहले से मुद्दा खत्म हो जाता और 1 साल पहले जॉब सब किसी को मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, सबको सैलरी मिलेगी, सबको अच्छे से हो जाएगा। तो इसका कोई ना कोई एक बीच का रास्ता जरूर होना चाहिए, जो अगर निकल जाता, सबको जॉब हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो ये चीज होना चाहिए। और अगर राजेंद्र सर इस पे कुछ सलाह देना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम जो भी
जो विनय कुमार जी हैं या जो भी रेविका साहब जो भी हैं, सभी लोग इससे सरकार से भी, खासतौर से मैं सरकार से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करने की दोनों तरफ से प्रयास हो। और मान लीजिए कि जहाँ पर जो सब चीज नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा इधर उधर भी कुछ कमी बेसी होता है तो कॉम्प्रोमाइज उधर से भी हो इधर से भी हो, और एक रास्ता निकालिए। रास्ता निकाल के आप लोग को आपके नजर में क्या रास्ता हो सकता है? रास्ता देखिए, हम सर एक ही लाइन हम बोलना चाह रहे हैं, हमें तो हम सरकार नहीं है तो हमको नहीं देना है। अगर हमको देना रहता तो हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन है सरकार को देना। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन। मेरा ये कहना है सर, जिस जिला में अगर प्रॉब्लम है, जिस जिला में अगर समस्या, उस जिला में सरकार को भी समय दे करके आवेदन लेना चाहिए। और सरकार आवेदन ले लेती है और उस पर आप लोग भी इसको जो भी आपने याचिका दायर की है उसको वापस ले लीजिए और सभी के हित में काम करिएगा। तो आपका भी होगा कि भाई फेडरेशन वाले भी हम सबके हित में काम किए, सरकार के भी होगा कि भाई चलो उनने भी सबके हित में काम किया। तो हम यही चाहते हैं कि जिस जिला में आपको प्रॉब्लम हुआ है उस जिला में ही आवेदन सरकार को लेना चाहिए। मैक्सिमम जिला में है, बहाली साथ में हो। बहाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों की बहाली छोड़ दी जाए, बिल्कुल नहीं। आप लोगों की नौकरी उतनी जरूरत है जितना सामान्य अभ्यर्थी को भी जरूरत है, हमें भी है, आपको भी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा नॉर्मलाइज होइए और सरकार को भी होना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल करके काम कीजिए, ताकि सभी का भविष्य जुड़ा हुआ है। 94,000 परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। नहीं वो बात, विकल्प दिए हुए हैं सरकार को। अब सरकार को नॉर्मल होना पड़ेगा ना, कुछ समझौते पर कुछ जगह पर आना पड़ेगा। अच्छा, आपकी संख्या कितनी है टोटल? आप लोगों की संख्या लगभग 700-800 लोग होंगे, जबकि हमारा 900 कुछ सीट बन रहा है। 700-800 होंगे या 900 सीट बन रहा है? 900 प्लस ही बन रहा है कम। यानी गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसे जल्द से जल्द सट आउट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि 3 तारीख को फैसला आ भी जाना चाहिए। क्या लगता है आप सभी को? जी 3 तारीख को पूरा दिन है बहस इस पे। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ सर, कि जैसे हमारे पास भी बहुत से हमारे दिव्यांग भाई के द्वारा कॉल आते रहता है, दिन भर बहुत काफी कॉल। जो 3% जो अन्य दिव्यांग भाइयों का है, जो मान लीजिए कि 900 सीट इनका हुआ और 3600 टोटल सीट है मान लीजिए, तो 3600 सीट में से 900 सीट घटा दीजिए, कितना हुआ देख लीजिए। इसमें हमें लगता है कि 2800 होगा। तो 2800 सीट पर जो भी अभ्यर्थी है, मैं रात दिन उनसे भी बात हो रही है मेरी, उन लोगों का कहना है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, केवल ऑब्जेक्शन ब्लाइंड फेडरेशन को लेकर के, उनके अपने सीट को लेकर के। मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, उनकी समस्या है, वो अपने स्तर से उठा रहे हैं, हम इसको क्यों मना करेंगे कि नहीं उठाइए आप। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाकी 3 जो % है ना सर, उस पर कोई 1% ऑब्जेक्शन नहीं है। वो लोग तो बेचैन है। वो लोग के जैसे ही बोला गया सरकार के द्वारा कि 4% हटा करके बहाली करने का, अब वो लोग रात दिन बेचारा परेशान है। मेरे पास कॉल कर रहा, नहीं सर सामान्य सभी लोग को होना चाहिए, और हम हमेशा चाहते हैं कि सभी लोग को साथ होना चाहिए। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सब लोगों को उनको छाट दीजिए, चलिए उनको मिला करके और कंप्रोमाइज करके बीच के रास्ता निकाल करके सबका हो जाए। कंप्रोमाइज हमें क्या बात है भाई, जब संगत है, यदि वो कानून है तो विकलांगों के लिए क्यों नहीं उसका पालन होना चाहिए? देखिए सर, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसी रोस्टर प्रणाली में सर मैं आपको बहुत जगह दिखा दूंगा कि जहाँ पर जनरल वाले के भी साथ अन्याय हुआ है, बीसी वाले के साथ भी अन्याय हुआ है, और बहुत से कैटेगरी वाइज अन्याय हुआ है। मुझे बोल लेने दीजिए। जैसे आप लोग ब्लाइंड फेडरेशन वाले के साथ अन्याय हुआ है, तो बीसी वाले के भी साथ हुआ है, जनरल वाले के भी साथ हुआ है। कोई भी कैटेगरी नहीं है जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ। लेकिन अगर सब लोग अपने अपने अन्याय को लेकर के मैदान में कूद जाए, तो ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं सब लोगों के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका एक पॉइंट रोस्टर में निर्धारित है। ब्लाइंड का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अन्याय पूर्णिया में देख लीजिए, पूर्णिया का रोस्टर निकालिए, उसमें बीसी को सीट नहीं है, एक भी बीसी सीट नहीं है। पूर्णिया का निकालिए रोस्टर, देखिए। लेकिन सर इसमें मेन ये है ना कि बैकलॉग है, मतलब पुराना ही चल रहा है, न्यू बहाली नहीं है। हाँ, इसीलिए हमने ओल्ड के बारे में पूछा कि ओल्ड में क्या था नियम।
बिल्कुल बिल्कुल बैकलॉग बहाली है। बैकलॉग बहाली में पहले जो प्रक्रिया नहीं हो पाई उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। देखिए बैकलॉग के मामले पर हम चलेंगे तब तो और भी बहुत लंबा हो जाएगा ये मामला, इसलिए हम लोग हमारा तो 95 से एक्ट बना है और तब से अलग से हम एक याचिका बैकलॉग के लिए डाले हुए हैं कि ब्लाइंड को कहीं और सरकार उसमें लिख के दे चुकी है। सुन लीजिए ना एक बार, लिख के दे चुकी है कि हमने इनको नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया है। ये सरकार का रिटेन एफिडेविट है चीफ सेक्रेटरी का। देखिए सर सुनिए एक मिनट सर, ये बहाली जो है वो नई बहाली नहीं है। ये 2012, 13, 14 का जो बचा खुचा जो सीट है उसकी बैकलॉग, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अरे भैया हम तो पहले की बात मांग रहे हैं ना। अच्छा ठीक है सर, एक चीज हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए बैकलॉग है 2012, 13, 14, जब भी बहाली हुआ है तो उसमें तो जैसे किया है उसी तरीके से आगे भी कर रहा होगा, तो ये तो कागज वो डिस्प्ले कर सकता है, दे सकता है गवर्नमेंट, कैसे ही बहाली चलता है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हम बोल रहे हैं सर, मान लीजिए बैकलॉग से जैसा होता आया हुआ है तो ये तो बताया जा सकता है कि बैकलॉग में शुरू से ऐसे ही होता हुआ है, और जो भी वैकेंसीज है, हाँ जो भी वैकेंसीज है मेरा पुराना वाला ही है, कोई नया हमने जोड़ा नहीं है, तो ये तो दे सकता है। ये 2000 बहाली जो 2012 हुआ, 2014 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, जो उर्दू की बहाली हुई, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब है कि जो उस समय सर्कुलर था उस सर्कुलर के अनुसार बहाली, और उसी में का बचा हुआ ही बहाली, हाँ उसी में का इसमें सर्कुलर तो 95 है। ये जो हैंडीकैप का सर्कुलर है वो तो 95 से ही है। जैसे सर ठीक है, लेकिन उस समय तो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ सर, ऑब्जेक्शन तो अभी हो रहा है। जो बैकलॉग बहाली में से बची हुई सीट है उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है। ऑब्जेक्शन 12 में होता, 14 में, 15, 16 में होता तो हम उसको भी कहते ना चलिए। लेकिन अब तो जो बहाली, अब न्यू बहाली है, आप लोगों को पूर्ण अधिकार है सर कि आप न्यू बहाली में पहले ही से आप लोग इस चीज को जान, पुराना में क्यों नहीं है बैकलॉग, तब तो उस बैकलॉग का हम लोग इंतजार कर लेते हैं फैसला, तब तो और भी लंबा हो जाएगा। बैकलॉग के लिए तो हम अलग से केस डाले हुए हैं सर, बैकलॉग के भी लिए केस चल रहा है। बिल्कुल मेरा डाला हुआ है, लेकिन हमने इसको जानबूझ के, हमारे एडवोकेट महोदय ने, जो मुख्य सचिव महासचिव हैं रोहटा सर, उन्होंने खुद न्यायालय में कहा कि सर इसको बैकलॉग के साथ जोड़ेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि हमको 95 से ही बैकलॉग चाहिए, इसलिए तत्काल इसको निकाल लीजिए और उसकी सुनवाई हम उस पर हम लोग बाद में आते हैं। ये हमने जानबूझ के किया, हम चाहते तो उसको इसके साथ मतलब टैग है दोनों मामला, लेकिन हमने उसको कहा कि नहीं इस पर बाद में होगा, पहले शिक्षक नियोजन पर आप कोई विकल्प निकाल दीजिए, और हमने 3 विकल्प दिया है सरकार। देखिए जो भी विकल्प हैं, जो भी चीजें हैं उसे गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए, और जो भी मुद्दा है मेरे ख्याल से जो 3 जून है उस दिन एक गोल्डन डे होना चाहिए और उस दिन फैसला हो जाना चाहिए, जो भी हो फैसला, और जो भी हो बीच का जो भी पड़ाव निकले, जो भी कहे गवर्नमेंट। देखिए हम तो यही कहेंगे कि अगर सीट है तो वैकेंट अगर खाली रखने से अच्छा है कि वो सीट भर जाए, कोई भी सीट खाली नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई टीचर वहां जाते हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो सीट खाली रहता है, वहां कोई शिक्षक ही नहीं जाता, बच्चे आते हैं, तो सबसे बुरी बात है, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य निर्माण करते हैं, कल का भविष्य बच्चों पे ही डिपेंड है। तो अगर जब उसको शिक्षक मिलेगा ही नहीं तो मेरा भविष्य खराब होगा ही। इसलिए जो भी सीटें हैं, जैसे महिला का सीट है, अब महिला का सीट है उसमें पुरुष जाएंगे ही, तो महिला का सीट हमेशा के लिए खाली रहेगा, इसका मतलब आप कुछ ये कर रहे हैं। अरे ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जिसमें महिला भी आए, पुरुष भी आए, सारे लोग आए, और महिला का सीट है तो महिला से पूरा फुलफिल हो जाना चाहिए। अगर 1-2 सीट बचता है तो उसको भी फिल करना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए ताकि पूरा बहाली हो। और रही बात को बीच का कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, और कोर्ट है तो कोर्ट निश्चित ही कुछ ना कुछ फैसला सुनाएगा ही। जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, जो भी गवर्नमेंट अपना डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जो भी बातचीत होगा, जो भी बहस होगा, उसके नतीजा से कुछ ना कुछ फैसला निश्चित रूप से आएगा और निश्चित रूप से सभी को जॉब मिलेगा। और हम ये चाहेंगे कि 3 जून हो वो गोल्डन डे के रूप में हो और सभी लोगों को मतलब बहाली मिले। प्रोसेस जो बहुत दिनों से रुका हुआ है, बहुत लोगों का घर खराब हो रहा है, यानी नहीं चल पा रहा है, बेरोजगार है,
बच्चे हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि फादर कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। राज जी, आप ये तो मानते हैं ना कि दिव्यांगों का भी साथ में ही हो? हाँ, सभी का हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी एक का नहीं हो, किसी का हो। हम यही चाहते हैं कि सभी का हो बहाली, कोई बेरोजगार नहीं रहे। अगर उन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है, और जो भी टीटी वगैरह मांगा जाता है उन्होंने पास किया है, तो निश्चित रूप से उन्हें जॉब मिलना चाहिए। जो एस्टेट 2019 अभी आया है, अगर उसमें कोई अभ्यर्थी पास होता है तो सभी का होना चाहिए। भले ही ऐसे ही एस्टेट लिया जाए कि जितना सीट है उतना एग्जाम हो और तुरंत बहाली हो जाए, ऐसे एस्टेट हो, ऐसे बीटेट हो, जैसे भी होना हो, लेकिन जितने लोग पास होते हैं, जितने गवर्नमेंट को लगता है फुलफिल करते हैं, उन्हें जॉब निश्चित रूप से होना चाहिए। ये हम पूरा अच्छे तरीके से मानते हैं, और राजेंद्र सर भी मेरे ख्याल से निश्चित रूप से ऐसा ही मानते होंगे। बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो भी रुका हुआ सर प्रोसेस है, हम यही चाहेंगे कि वो पूरा हो, निश्चित रूप से पूरा हो। बहुत डिले हो गया है। घर कैसे चलता है वो एक मिडिल फैमिली के आम इंसान से पूछिए कैसे चलता है, अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं। मैं विजय जी से एक निवेदन के रूप में कह रहा हूँ कि सर उसमें देख लीजिए, अगर कहीं पर लगता है कि इसके बीच से कुछ रास्ता निकलता है तो उसमें आप भी सहयोग करें, क्योंकि सभी लोगों का उससे बहुत जीवन बहुत परेशान हो गया। बहुत हमारे भाई बंधु जो कोरोना संक्रमित काल में जो है वो मौत के मुंह में चले गए, जिसके कारण उनकी बहुत सी आत्महत्या, गया में एक लड़का आत्महत्या कर लिया। मैं तो मुझसे कॉल करता था, डेली बात करता था। ये सब दुख हो रहा है बहुत। मुझे अपनी बहाली, अपनी नौकरी की चिंता नहीं, लेकिन बिहार के सभी लोगों के लिए, जो चाहे वो ब्लाइंड भाई नहीं, वो भाई वो हमारे साथ भी है। कोई होना चाहिए, नौकरी को लेना है, सभी दिव्यांग को लेना है। सर जितना टाइम किल हो रहा है ना सर, उतना सैलरी जा रहा है। आप एक चीज बताइए सर, एक जनरल सर, मैं राज सर आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूछिए कि अगर ये बहाली नहीं हो रही है, ठीक है, या जिस कारण से नहीं हो रही, तो लॉस किसको है? अभ्यर्थी को है, जिन्होंने आवेदन किया उनको है। चारों तरफ से अभ्यर्थी मर रहा है। हाँ, चाहे वो दिव्यांग अभ्यर्थी हो, ब्लाइंड दृष्टि विकलांग हो, चाहे सामान्य अभ्यर्थी हो। हम कहाँ कह रहे हैं, हम सरकार नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार भी वाह है, समझ गए ना। जो नौकरी जो भी है वो भी वाह में है, लेकिन जो नौकरी के आशा में जो तड़प रहे हैं, चाहे वो जो भी अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग। अच्छा ठीक है, अब हम इंतजार करेंगे। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि 3 तारीख को, 3 जून को, बृहस्पतिवार है, गुरुवार जिसे नाम से जानते हैं, उस दिन जो भी शिक्षक गण है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके पक्ष में हो, जो भी चाहते हैं, और जो भी मामला है वो शांत हो जाए, प्रोसेस फिर से शुरू हो जाए। और इसमें भी हम आपको बताते चले कि डॉक्यूमेंट जांच करने के लिए भी बात आ रहा है, यानी अगर प्रोसेस शुरू भी होता है तो डॉक्यूमेंट जांच करने के लिए भी समय लगेगा, और उसका आगे बातचीत होगा। लेकिन फिलहाल हम ये चाहेंगे कि 3 जून को जो भी हो वो फैसला हो जाए। और राजेंद्र सर का भी बहुत अच्छा कहना था, और फिर मिलेंगे हम लोग, राजेंद्र सर फिर मिलेंगे हम लोग 3 जून को, और देखेंगे कि क्या कुछ हुआ। अगर खुशखबरी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और उसी दिन पता चलेगा क्या कुछ हो रहा है। और विनय सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।